नमस्कार। आज सबसे पहले सभी किस्सा गोई परिवार को, सभी दर्शकों को, सभी जो हमारी किस्सा गोई से जुड़े हुए हैं, उन सबको 76वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, बधाई हो। आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और जिसको कहते हैं ना कि इट हैज़ पास थ्रू टेस्ट ऑफ टाइम और सक्सेसफुली हम उसका पालन कर रहे हैं। और ये संविधान की वजह ही है कि हमारी डेमोक्रेसी इतनी स्ट्रांग है। हम धीरे धीरे तरक्की कर रहे हैं और हमारे साथ जो देश बना था, हमारा पड़ोसी मुल्क, वहाँ की क्या हाल हैं, क्या हालात हैं, ये आपसे भी छिपा हुआ नहीं है। मैं एक बार फिर आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारा संविधान और स्ट्रांग हो, हम तरक्की करें, उन्नति की राह पर चलें और सभी देशवासियों को के सारे कष्ट वो दूर हों। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है। बात राजस्थान प्रदेश के जयपुर शहर की है। जयपुर शहर में एक थाना है, थाना सांगनेर सदर। सांगनेर सदर के जोतवाड़ा इलाका है, वहाँ पर शांति विहार कॉलोनी में आशाराम कॉलोनी से या कॉलोनी के रहने वाले आशाराम नाम के एक व्यक्ति ने, जो थाना प्रभारी थे, उनको फ़ोन किया। थाना प्रभारी थे सांगनेर सदर के नंदलाल, और उनसे कहा कि मेरे घर पर ही मेरे भाई और बहन, बड़े भाई और मेरे भाई और भाभी, मेरे बड़े भाई और भाभी को किसी ने मार दिया है। सूचना पर मैं वहाँ पहुँचा। उन समय दोनों ऐसा लग रहा था कि ताज़ा ताज़ा उनकी हत्या हुई है। गांव वालों की मदद से मैं उनको लेके अस्पताल आया। अस्पताल में मेरे भाभी को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। भाई हमारे वो अभी जीवित हैं, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि बहुत उम्मीद बहुत कम है। खैर, सांगनेर सदर के इंस्पेक्टर नंदलाल फौरन अपने दल बल के साथ अस्पताल पहुंचे। देखा कि पत्नी की डेथ हो गई है और पति मौत से जूझ रहा है। बातचीत होती, भाई उसका कारण बताते और इसी बीच में पति की भी मृत्यु हो गई, यानी डबल मर्डर का मुकदमा लिखा गया भाई की तहरीर पर। भाई था आशाराम। खैर, पुलिस ने मौका वारदात का मुआयना किया। घर के सबसे भीतर वाले कमरे में दोनों को मारा गया था और खून चारों तरफ पड़ा हुआ था। दोनों के मोबाइल भी उनके पास मौजूद थे, उनकी बॉडीज़ के पास, और एक व्यक्ति के आने जाने की संभावना लग रही थी, जो पैरों के या जूतों के निशान हैं उनसे। बहरहाल, भाई को ये अंदाज़ा था कि ये हत्या किसने की है, लिहाजा नामजद एफआईआर की गई। बैकग्राउंड पूछा गया और कारण जानने की कोशिश की गई तो ये पता लगा कि राजाराम अपनी पत्नी आशा मीना, राजाराम की उम्र 28 साल और 26 साल, और उनकी पत्नी आशा मीना की उम्र 25 वर्ष थी, जिनकी जल्दी ही शादी हुई थी। तो ये दोनों अपने छोटे भाई आशाराम और अपनी बहन मीनाक्षी, अविवाहित बहन मीनाक्षी के साथ वहीं रह रहे थे शांति विहार कॉलोनी में। और राजाराम की एजेंसी थी सोलर लाइट लगाने की, या एजेंसी में वो किसी ठीक ठाक पद पर था, तो सोलर लाइट के बिजनेस में था। और उसकी पत्नी आशा मीना और राजाराम का छोटा भाई आशाराम, ये दोनों शिकारपुरा
रोड पर, शिकारपुरा रोड पर एक कुर्ती की फैक्ट्री में दोनों काम करते थे। मतलब कहने का ये कि परिवार ये चाहता था कि हम लोग मेहनत करें, मेहनत करके कमाएं और परिवार की स्थिति ठीक करें। तो छोटा भाई और भाभी ये दोनों उस कुर्ती फैक्ट्री में थे और पति वो सोलर लाइट कंपनी में था। ये बताया गया कि जहाँ ये आशाराम यानी मृतक का भाई और मृतक की पत्नी काम करते थे, वहीं पर थोड़ी उसी फैक्ट्री में आगरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला मोनू उपाध्याय, जिसको वहाँ आसपास में लोग मोनू पंडित भी कहते थे, वो भी काम करता था। और राजा राम आशा के घर से करीब आधा किलोमीटर दूर ही मोनू ने अपना घर किराए पर लिया था। और हाल में, पहले कहीं और रहता था लेकिन हाल में ही उसने किराए पर लिया था। वहाँ वो अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहता था। 3 बच्चे, बड़े बच्चे की उम्र 8 साल, उससे छोटे वाले की उम्र 4 साल और सबसे छोटे वाले की उम्र 8 महीने थे। भाई आशाराम ने ये बताया कि ये एक जगह काम करते थे, चूँकि कुर्ती फैक्ट्री में। आप जानते हैं जयपुर में या राजस्थान में कुर्ती जो वहाँ की बनती है बड़ी मशहूर है देश में, और बहुत ढेर सारी एज ए कॉटेज इंडस्ट्री बहुत ढेर सारी जगहों पर कुर्ती के सिलने और उसमें जो कढ़ाई सिलाई है उसका काम बहुत बड़े पैमाने पर होता है। वहाँ पर काम करते करते मोनू पंडित और आशा, इन लोगों में पहले आपस में बात हुई। हालांकि आशाराम ने ये बताया कि मोनू पंडित ही ज़्यादा हमारी भाभी के पास आता था और बातचीत शुरू हो गई। जब मोनू वहाँ मौजूद रहता था, जहाँ आसपास रहता था, तो ये दोनों कभी मिलते नहीं थे। लेकिन भाई है, उसके साथ भी लोग काम कर रहे हैं, तो ये बात जानने में बहुत टाइम नहीं लगा कि इन दोनों में बातचीत है या हल्के फुल्के संबंध भी हो गए हैं। इस बात से ये राजा राम जैसे होता है ना, कभी कभी लोग कुछ खोजी प्रवृत्ति के होते हैं कि अगर ये हवा में बात तैर रही है तो जरूर कोई ना कोई बात होगी, हमें भी पता करना चाहिए कि क्या मेरी भाभी और मोनू पंडित के बीच में कुछ चल रहा है। तभी एक दिन घर की अलमारी में कोई सामान ढूंढते समय कपड़ों में छिपा हुआ एक मोबाइल गिर गया भाई के कमरे में, जहाँ भाई और भाभी रहती थी। मोबाइल देखा, मोबाइल नया था। उसने अपने भाई से पूछा, आशाराम ने अपने भाई राजा राम से पूछा, राजा राम उसका बुलाने का नाम राजू था, कि भाभी को आपने कोई मोबाइल दिलवाया है क्या? उन्होंने कहा नहीं, मैंने कोई मोबाइल नहीं दिलवाया है। उन्होंने कहा ठीक है, आप आइए, थोड़ा पहले आ जाइए, एक मोबाइल भाभी के कपड़ों में मिला है। वो भी भाग कर आ गया, देखा मोबाइल नया है, उसको ऑन किया और चार्जर में लगाया और फिर इसे ओपन किया तो उसमें सिर्फ एक नंबर से कॉल गई भी है, कॉल आई भी है, और जब बात हुई है बहुत लंबी लंबी बात हुई है। इंटरनेट कॉलिंग बहुत ज़्यादा है, जो लॉग है, कॉल लॉग है, उसमें इंटरनेट कॉलिंग बहुत ज़्यादा थी। देखते ही उसने बताया ये तो मोनू पंडित का नंबर है। खैर, उसके आने का इंतज़ार किया गया आशा के, राजा राम की पत्नी का। आते ही दोनों भाइयों ने पूछा कि भाई ये मोबाइल तुमको कहाँ से मिला? और इस मोबाइल पर सिर्फ एक ही नंबर से बात हुई है मोनू पंडित से। किसने दिलाया ये नंबर और क्यों उससे बात हो रही है? तो खैर, जब दोनों भाइयों ने घेरा तो उसने बताया कि ये मोबाइल मुझे उसी ने दिलवाया है, मोनू पंडित ने, और हमसे बात करने के लिए दिलवाया है। घबरा गई वो, उसने पूरी बात बता दी। फिर उसने बात ये भी बताई कि वो वहाँ वर्क प्लेस में भी वो बराबर
मिलता भी है, बात करता है, छेड़ने की कोशिश करता है। दोनों भाइयों ने कहा कि आज से तुम नौकरी पर नहीं जाओगे, हमें ऐसे पैसों की ज़रूरत नहीं है, कतई नहीं जाओगी और कभी उससे मोनू पंडित से बात नहीं करोगी। उसने अपने पति की कसम खाई कि नहीं, मैं कभी नहीं जाऊंगी, न कभी मिलूंगी, न कभी उससे बात करूंगी, और अब मैं फैक्ट्री जाऊंगी ही नहीं। खैर, जब 7-8 दिन तक वो नहीं आई फैक्ट्री, तो इसने, पास में रहता था, आधा किलोमीटर भी नहीं था, पास में ये रहता था मोनू। एक दिन मोनू भी अपने काम पर, फैक्ट्री पर नहीं गया और दिन भर वो वेट करता रहा कि आशा अपने घर से कोई सामान लेने देने के लिए जाती है। तो शाम के वक्त वो शायद सब्जी या कोई सामान लेने के लिए बाजार की तरफ गई, तो मोनू ने उसका रास्ता रोक लिया और उससे कहने लगा कि क्या बात हो गई, तुमने तो वहां आ रही हो, बात भी 7 दिन से नहीं हुई, दुनिया भर में। तो उसने कहा, देखो हम बात नहीं कर पाएंगे तुमसे अब, और हमारे घर में इस बात का पता लग गया है, इसलिए हम किसी कीमत पे अब तुमसे बात नहीं कर पाएंगे। ये ऊंची ऊंची आवाज में बात हो ही रही थी कि पति राजा राम ने उसको बातचीत करते देख लिया। राजा राम को देखते ही मोनू पंडित वहां से चला गया। जब उसकी पत्नी आशा घर आई तो राजा राम ने ये पूछा कि क्या बात थी, तो उसने बताया कि मेरा रास्ता रोक के खड़ा हो गया था, मुझसे ये बात कह रहा था। तो उसने कहा कि नहीं, तुम नहीं जाओगे, कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें वहाँ जाने की, और अब तुम घर से बाहर भी नहीं जाओगे। जो कुछ ले आना है, मैं या मेरा भाई छोटा, हम दोनों लोग ही लेते आएंगे, लेकिन अब तुम घर के बाहर भी नहीं निकलोगे। फिर वो 2-3 दिन तक छुट्टी लेके देखता रहा। अब आशा घर से बाहर ही नहीं निकली 3 दिन तक। फिर उसने फ़ोन करना शुरू किया राजा राम को, उसकी आशा के पति को। उसका फ़ोन रखा हुआ था, दोनों भाई बैठे हुए थे, पत्नी भी बैठी थी। राजा राम का फ़ोन देख के, मोनू का फ़ोन देख के राजा राम ने उसकी कॉल नहीं उठाई। थोड़ी देर में भाई ने कहा कि पता नहीं क्या बात है, हम उठा के बात कर लेते हैं। फ़ोन उसने उठाया और बताया कि मैं आशा राम बोल रहा हूँ और भैया कहीं निकले हुए हैं। तो उन्होंने कहा कहीं बाहर गए हैं कि थोड़ी देर में आ जाएंगे। उनका बस थोड़ी देर में आ जाएंगे। जैसे ही उसको लगा कि थोड़ी देर में आ जाएंगे, वो फिर बाहर, अपने कमरे के बाहर से थोड़ा 50 कदम और चला आया और ये देखता रहा कि कब राजा राम घर के भीतर आता है। दरअसल वो घर के बाहर गया ही नहीं था। धीरे धीरे चलते चलते घर तक आया और घर के भीतर नॉक किया उसने। उसकी छोटी बहन, राजा राम और आशा राम की छोटी बहन मीनाक्षी, उसने दरवाज़ा खोला। उसने मीनाक्षी से कहा कि राजा राम हैं। उन्होंने कहा हैं। राजा राम भीतर चला गया। भीतर जाके राजा, सबसे पहले मीनाक्षी से उसने कहा कि बाहर तुम्हारी कोई सहेली आई है, तुम चली जाओ। वो बाहर गई और बाहर उसकी सहेली नहीं आई थी। फिर भी उसने अंदर जाना मुनासिब नहीं समझा और मीनाक्षी के पास जो उसकी बड़ी बहन अपने पीहर से आई थी, तो वो उससे मिलने के लिए, पास में ही थी, उससे मिलने के लिए वो चली गई। और तभी छोटे भाई ने भी जाने के लिए बताया, को जो भी काम रहा हो, कि मैं भी अभी थोड़ी देर में आता हूं। मोनू पंडित दोनों पति पत्नी को सबसे पीछे वाले कमरे में ले गया। वहां पर थोड़ी देर तक बातचीत होती रही। उसके बाद फिर आपस में मारपीट हो गई, जिसकी वजह से दोनों के चेहरे और शरीर पर चोट आई, पति पत्नी दोनों के। और फिर थोड़ी देर में अपनी पिस्टल निकाली मोनू पंडित ने
और कनपटी पर सटा के राजा राम पर गोली चला दी। ऐसा देख के जो उसकी पत्नी थी आशा, वो बिफर पड़ी और उसको पकड़ने की कोशिश करने लगी, मोनू पंडित को। मोनू पंडित ने उसको भी गोली मार दी और उसके बाद वहां से फरार हो गया। 15 मिनट बाद ही, क्योंकि कुछ खटका तो लग रहा था छोटे भाई को, आशाराम को, उसने फोन किया। उस घटना की ये लोग करीब आ गए थे दिन में ही, ये बात दिन की है। 12:30 बजे वो बात करने के लिए आ गया था, जिस समय राजा राम घर पे था और वो अपने काम से निकल गया था, छोटा भाई आशाराम। 1 बजे के आसपास उसने फ़ोन किया तो न तो भाभी का फ़ोन उठा और न ही भाई का फ़ोन उठा। उसके मन में शंका जरूर थी। वो वहाँ से उसने पड़ोसियों को फ़ोन किया, पड़ोसियों से कहा कि मेरी बात करा दीजिए, दोनों लोग फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। उसके बाद पड़ोसी बात कराने के लिए जब घर के भीतर घुसा तो दोनों लोगों को ज़मीन पर यानी फर्श पर पड़े देखा और दोनों की बहुत कस के ब्लीडिंग हो रही थी। उसने फ़ौरन फ़ोन किया आशाराम को कि भाई और भाभी को बहुत चोट लगी है और फर्श पर बहुत ढेर सारा खून बह रहा है। बदहवास आशाराम घर पहुंचा। बकौल आशाराम के उन दोनों की उस समय प्राण उनके थे, यानी सांस उनकी चल रही थी। मोहल्ला इकट्ठा हुआ, सब लोग उसे फौरन लाद के अस्पताल ले गए, लेकिन अस्पताल पहुंचते पहुंचते डॉक्टर ने भाभी यानी आशा मीना को डेड डिक्लेयर कर दिया। भाई राजाराम जिंदगी मौत से जूझ रहा था, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है, अच्छा ये समझ में हल्की फुल्की चोटें तो लगी हुई थी, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था बालों के बीच से भीतर गई हुई गोली और बाहर निकल नहीं पाई, इसलिए पता नहीं लग रहा था। एक्सरे में पता लगा कि दोनों को गोलियां लगी हैं। थोड़ी देर में पति राजाराम भी उसकी मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम हुआ और फिर उसके बाद जो नंबर उसके पास था, जो मोनू पंडित ने आशा को दिया था, उस नंबर की सीडीआर, मोनू पंडित की सीडीआर, ये सारी सीडीआर इकट्ठा करके पुलिस ने कई टीमें बनाकर मोनू को अरेस्ट करने की कोशिश की। लास्ट यानी कि कल आशाराम मोनू पंडित की लोकेशन आई दौसा। एक कॉल के लिए उसकी जब वो ट्रैक किया गया, दौसा आई, फ़ौरन जयपुर की पुलिस दौसा पहुंची, लेकिन वो दौसा से भी निकल गया था। मोबाइल उसने स्विच ऑफ कर लिया है, नया नंबर कोई उस पर चला नहीं है। 3 टीमें उसका लगातार पीछा कर रही हैं, लेकिन आज यानी अभी तक मोनू की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस प्रयास कर रही है, मोनू की गिरफ्तारी होती है या कोई नई बात पता लगती है तो हम आपको अपडेट करेंगे। भाई और बहन इन दोनों के बयानों के आधार पर ही ये इन दोनों के बयान में ही ये सारी बातें पुलिस ने केस डायरी में इनका उल्लेख किया है। आज की घटना, एक ही फैक्ट्री में काम करने वाली महिला जिसकी अभी हाल में शादी हुई है, साल भर पहले, साल या 1.5 साल पहले, और वो अपने देवर के साथ कुर्ती की एक फैक्ट्री में काम करती थी। वहाँ उसके साथ 3 बच्चों का बाप, जिसकी उम्र करीब 35 साल होगी, वो भी काम करता था। दोनों में बातचीत शुरू हो गई। अब बातचीत किस तरह से शुरू हुई ये कहना मुश्किल है। मोनू की गिरफ्तारी के बाद हो सकता है ये बात पता लगे, किसकी तरफ से ये कोशिश हुई थी और कैसे बातचीत शुरू हुई, और धीरे धीरे दोनों के संबंध भी हो गए। और इस तरह के संबंधों का पता लगता ही है। अगर कोई इस मुगालते में रहे कि ये इतना सीक्रेटली किया जा रहा है कि किसी को नहीं पता लगेगा, लेकिन ऐसे संबंधों का पता चलना ही है। और इसीलिए वो फ़ोन उसके कपड़ों में से गिरा, दोनों भाइयों ने मिलकर देखा, हमेशा केवल एक ही नंबर से बातचीत है ये भी देखा,
उसको मना किया। बहरहाल उसको ये लगने लगा, जब उसे रास्ता रोक कर मोनू ने पूछा तो उसने बताया कि मेरे घर में पता लग गया है, अब मैं नौकरी पर कभी नहीं आऊँगी और न मैं तुमसे बात करूँगी। नौकरी भी घर वालों ने छुड़वा दी। लेकिन ये 3 बच्चों का बाप मोनू, वो उससे बात करने के लिए पागल होता रहा। 7-8 दिन जब बीत गए तो उसका पागलपन या उसका गुस्सा चरम पर था। वो अब उससे बात करने के लिए जाना चाहता था। क्यों नहीं भेज रहे हो, क्या दिक्कत है, जो भी उसने दिमाग लगाया हो। और वो देख ताक के जैसे ही राजाराम घर के भीतर होने की सूचना मिली, वो चला गया। बहन को किसी काम से भेज दिया। छोटा भाई भी अपना अपने काम पर चला गया। किसी को कोई शंका इसलिए नहीं हो सकती थी कि वो रोज का मिलना जुलना, आना जाना, बगल में मकान, लंच के बाद के काम के लिए छोटा भाई चला गया। बहन को उसने खुद ही कह दिया कि जाओ, तुम्हारी दोस्त आई है, सहेली आई है। सहेली कोई थी नहीं, तो वो अपनी बड़ी बहन से, वो पीहर से आई थी, उससे बात करने के लिए चली गई। और वहाँ पर नेचुरली यही बात करने गया होगा, क्यों नहीं भेज रहे हो, क्या है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। और पति के सामने जब इस तरह की बात होगी, गुस्सा आएगा, दोनों में मारपीट भी हो गई। लेकिन ये तैयारी से गया था, पिस्टल लेकर गया था। इस सिलसिले में मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको अपने एक्सपीरियंस से, और आपको भी, अगर आप रेगुलर अपराध की ये सारी कथाएं सुनते हैं तो आपको भी ये अंदाज लग जाएगा कि प्रेम संबंधों में यदि महिला के, मतलब बाल बच्चेदार महिला है, यानी एक बच्चा हो या कई बच्चे हों, तो वो अपने प्रेमी पुरुष से शादी कर लेती है। बहुत ज़्यादा उसमें अड़चन नहीं होती है। महिला अगर बाल बच्चेदार हो, शादीशुदा होगी तभी बाल बच्चे होंगे, या कुंवारी महिला हो, लेकिन ऐसे बाल बच्चेदार पुरुष से वो तो शादी कर लेती है। बाद के जो कॉम्प्लिकेशन हैं वो बहुत सी घटनाओं में मैंने आपको बताए हैं। लेकिन अगर पुरुष शादीशुदा है, बाल बच्चे हैं, तो वो अपनी प्रेमिका से शादी हम करने में हमेशा हीला हवाली करेगा। महिला अगर बाल बच्चेदार है तो वो किसी पुरुष से शादी कर लेगी, उसे बहुत दिक्कत नहीं, पुरुष भी उससे शादी कर लेगा। लेकिन अगर पुरुष बाल बच्चेदार है तो वो अपनी प्रेमिका से, या जिस महिला के संपर्क में आया है या जिसके संपर्क में रहना चाहता है, वो शादी नहीं करेगा। जितना वो कोशिश यही करेगा, हीला हवाली करेगा कि शादी न हो, लेकिन संबंध बने रहे, दूरी न हो, इससे आना जाना बना रहे। शादी की बात पर वो इधर उधर की बातें करने लगती हैं, और करने लगता है पुरुष। और अगर महिला ने ज़्यादा जिद की तो मारी जाती है। 100 के आसपास ऐसी घटनाएं मैंने आपको बताई होंगी जिसमें महिला ने शादी के लिए जिद की और फिर मारी गई। दोनों केसेस में, लिव इन रिलेशन के केसेस में, या पुरुष जो बाल बच्चेदार है, परिवार वाला है, पत्नी भी है, शादीशुदा है, उस सिलसिले में। क्योंकि वो जो है विवाहेतर संबंधों वाली महिला को छोड़ना भी नहीं चाहता, और न ही शादी करना चाहता है, न ही अपनी पत्नी बच्चों से दूर होना चाहता है। इसी उहापोह में अगर महिला ने शादी की जिद की तो उसे टालेगा, और जब बिल्कुल ऐसा लगेगा नहीं टालने लायक है तो मार देगा या मरवा देगा। इसलिए बाल बच्चेदार शादीशुदा पुरुष से अगर संबंध हो तो हमेशा ये दिमाग में रहना चाहिए कि वो शादी नहीं करेगा। इस आशा से उससे अगर संबंध है, बातचीत है, आना जाना है, प्रेम व्यवहार है, कि ये शादी करेगा, शादी के लिए इतना आसक्त है मेरे ऊपर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अगर महिला जिद करती है तो वो टालने की कोशिश करेगा, और अगर टल नहीं पाएगा तो फिर
यही होगा जो आज की घटना में हुआ था। इसलिए ऐसे संबंधों में पूरी सावधानी रखनी चाहिए, वरना दुर्घटना होनी ही है, इसे कोई नहीं रोक पाएगा। बड़ा स्पष्ट है ये बड़ा कि शादीशुदा बाल बच्चेदार पुरुष किसी महिला के संपर्क में अगर होगा और महिला को ये लगता है या महिला को वो ये झांसा दे रहा है कि वो शादी कर लेगा उससे, वो कभी शादी नहीं करेगा। बाल बच्चेदार महिला, पति उसका हो न हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे वो किसी पर पुरुष से, चाहे वो शादीशुदा हो या ना हो, सामान्य रूप से अगर संबंध थोड़े दिन तक चले हैं तो वो शादी कर लेती है, वो ना नुकर नहीं करती। लेकिन शादीशुदा पुरुष जिसके बाल बच्चे भी हों, वो हमेशा ना नुकर करता है, लेकिन संबंध भी बनाए रखना चाहता है। इसलिए ऐसे संबंधों में जरूर सावधानी रखें, दिमाग लगाएं, जानने की कोशिश करें कि ये संबंध उसके हिसाब से किस तरह के हैं, वरना दुर्घटना अवश्यंभावी है। आशा है आप मेरी बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।